अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने आपसे बड़ी अमेजिंग अमेजिंग किस्म की खबरें जो हैं वो शेयर करनी है। सबसे पहली खबर शेयर करूंगी, इमरान खान साहब के जो असासे हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं और वो खुद ही उन्होंने जाहिर किए हैं क्योंकि उनकी मजबूरी थी, कागजात नामजदगी उनको जमा करवाने पड़े हैं और उसमें इमरान खान के जो असासे सामने आए हैं उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है और उसकी तफसीलात जानकर आपके सर शर्म से झुक जाएंगे अगर आप खान साहब को सपोर्ट करते हैं। दूसरे नंबर पर मैंने आपके साथ शेयर करनी है खबर कि हामिद मीर क्या गद्दार करार पाए हैं और क्या उनको मुल्क बदर करने का फैसला हो गया है और हामिद मीर का क्या तहरीरी फैसला जो है वो सामने आ गया है और वो तहरीरी खत कौन सा है, क्या मामलात हैं, इसके बारे में मैं बात करूंगी। आज मैंने आपको बताना है कि इकरारुल हसन जो अपनी तरफ से एक रिपोर्टर या सहाफी बनते हैं, उनका एक डांस वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और वो डांस उछल उछल के और फुदक फुदक कर वो कर रहे हैं। किसके खिलाफ और क्यों कर रहे हैं? एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पर उन्होंने मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर और जितने भी हमारे इदारे हैं उनके खिलाफ काफी बड़ा डांस किया है। तो वो डांस की वीडियो भी आपको दिखाऊंगी और साथ में उस डांस की कुछ तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगी कि इस डांस के बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है। साथ ही मैंने आपको बताना है कि खान साहब के एक वकील ने खान साहब को मरवा दिया है और बहुत बुरा मरवा दिया है और उसकी क्या तफसीलात हैं उसके बारे में भी आपसे शेयर करूंगी। और नए साल में दो बड़ी खुशखबरियां जो हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है अगर टाइम मिल गया तो। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जरा जल्दी जल्दी सुन लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा तफसीलात हैं और ये मैं बाकायदा सबूत के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किसी भी अखबार में जाइए, कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए, कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, वहां पर आपको इसके सबूत मिल जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इमरान खान जो हैं, जब वो पहली बार वजीर आजम बनने जा रहे थे तो उस वक्त उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो जमा करवाए थे उसमें उन्होंने अपने जो टोटल असासे लिखे थे वो लिखे जी 3,87,00,000 यानी कि तकरीबन 3.25 करोड़। अब उनके जो तफसीलात सामने आई हैं, खासतौर पर उनके वकला ने जो उनकी तमाम तफसीलात शेयर की हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूं कि इमरान खान के असासों में 5 साल के दौरान 27,72,00,000 रुपए से जायद का इजाफा जो है वो हो गया है। वो कैसे? पीटीआई के 2018 में असासों की जो मालियत थी वो 3,86,94,000 टोटल थी और पीटीआई के कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में उनके असासों की जो मालियत अब उन्होंने खुद शेयर की है, जो उनके वकला सामने लेकर आ रहे हैं, वो है जी 31,59,50,000 रुपए। यहाँ पे मेरा सवाल है उन यूथियों से जो ये कहते हैं कि हम खान को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि खान बाकियों की तरह करप्ट नहीं है। इस बात का जवाब आपने मुझे जरूर देना, आपको कसम है, क्योंकि मुझे पता है कि यूथिया मेरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन वो फिर जवाब नहीं देते और फिर वो मुझसे कहते हैं कि आप तो बायस्ड हैं, आप इस तरह की बात कर रही हैं। तो मैंने तो आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, अब आपने मेरे सामने फैक्ट्स के साथ मुझे झूठा साबित करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इमरान खान के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी के जरिए ये तमाम असासों की तफसीलात जो हैं ये मंजर आम पर आई हैं। सोर्स मैंने आपको बता दिया है और आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान ने जमान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर विरासत में अपने जाहिर किया है, जिसमें जमान पार्क का जो उनका घर है उसकी तामीर पे 4,86,00,000 रुपए से जायद का खर्चा जो है उन्होंने जाहिर किया है। बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफा मिलने के तौर पे उन्होंने जाहिर किया। और आपको यह भी बता दूं कि बनी गाला घर की जो तजीनो आराइश हुई और जो उसकी रेगुलराइजेशन हुई उसकी मद में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च जो है वो जाहिर किया गया। इस्लामाबाद का जो इलाका है मेहरा नूर, वहां पर भी इमरान खान के 50 लाख मालियत से जायद के 6 कनाल 16 मरले अराजी उन्होंने अपनी जाहिर की है खुद अपने असासों में। इस्लामाबाद के अंदर उनका एक शॉपिंग प्लाजा भी है जिसमें 12 करोड़ रुपए से जायद की उन्होंने अपनी मालियत जाहिर की है, जो उनकी वहां पर शॉप्स हैं। उसके अलावा उन्होंने 3,40,00,000 रुपए से जायद मालियत के 2 कमरों का फ्लैट भी इस्लामाबाद के प्लाजे में जाहिर किया है। इमरान खान ने भक्कर के अंदर भी अपनी विरासत जो है उसको शो किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 188 कनाल अराजी जो है उसमें कागजात में उन्होंने जाहिर की है और कागजात नामजदगी के मुताबिक इमरान खान किसी एक भी गाड़ी के मालिक नहीं है, यानी वो सिर्फ जो गाड़ियां चलाते हैं या फिर वो गधे या घोड़े या शेरों के ऊपर जाते हैं। इमरान खान के पास 3,15,00,000 रुपए से जायद कैश दस्ती तौर पे मौजूद है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के अंदर भी उन्होंने 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम जो है वो जाहिर कर दी है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान की तरफ से 6 करोड़ तो पाकिस्तान में रखे गए हैं, बाकी सारे तो फरागोगी लेकर बाहर के मुल्कों में शिफ्ट कर चुकी है। 2 लाख रुपए की 4 बकरियां भी इमरान खान ने अपनी जाहिर की हैं।
توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت انہوں نے صرف 1.5 کروڑ روپے لگائی ہے، جو کہ پورے 3 ارب روپے بنتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں 698 کنال اراضی بھی انہوں نے اپنی ظاہر کر دی ہے۔ بشرا بی بی کا جو نام ہے اس میں بشرا بی بی کے نام جو ہے وہ بنی گالا میں 3 کنال کا گھر بھی عمران خان کے کاغذات میں ظاہر کیا گیا ہے۔ عمران خان نے یعنی کہ بنی گالا والا گھر ان کے نام پہ کر دیا ہے۔ عمران خان نے ایف بی آر کو 2021 میں 14 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کیے۔ ایک سال کے دوران جو ہے 2022 میں اثاثوں کی مالیت بڑھ کر 32 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی، اور ایف بی آر کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے مطابق عمران خان نے 2023 میں اپنے اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ روپے ظاہر کی ہے۔ عمران خان نے اپنی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس میں بی اے ظاہر کی ہے، یعنی عمران خان نے اپنی جو تعلیم ظاہر کی ہے وہ صرف بی اے ظاہر کی ہے، وہ بھی پولیٹیکل سائنس ہے۔ ماسٹرز تو میں نے بھی کر لیا، یا خدایا یہ کون سا پڑھا ہوا ہے آپ کا آکسفورڈ کا بندہ، اوئے۔ اور عمران خان نے موجودہ پیشہ جو ہے وہ فلنتھراپسٹ یا کیسے بھی اس کو کہہ لیں، میں اس کو پروناؤنس کر پا رہی ہوں نہیں، وہ ظاہر کیا ہے۔ تو جناب یہ ہے جی عمران خان کی وہ تمام تفصیلات جائیداد کی جو انہوں نے خود اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر جو ہیں وہ ظاہر کی ہیں۔ اب میں آپ سے شیئر کر لیتی ہوں جی اگلی خبر۔ اگلی خبر یہ ہے کہ حامد میر کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ غدار قرار پائے گئے ہیں، اور ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو ملک بدر کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور اسی لیے آج کل وہ ریاست کے خلاف بڑے بڑھ چڑھ کر بول رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں گے، کہیں دوسرے ملک بھاگ جائیں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے کچھ خطوط جو ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں جس میں وہ معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ اصل معاملہ کیا ہے میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ اچھا، اب میں کس مرض کی دوا ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حامد میر ہیں انہوں نے الزام عائد کیا ہے، پچھلے کافی عرصے سے ریاست کے خلاف بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں۔ حامد میر کا یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے اپوزٹ والی گورنمنٹ کو وہ سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ ادھر والے جو ہیں وہ بلیک میل ہو کر ان کو یعنی تھوڑا سہولت کاری پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں، ان کا منہ بند کرانے کی کوشش کریں، جو ادھر والے ہیں وہ کہیں کہ واہ واہ حامد میر تو ہمارا ساتھی بن گیا ہے۔ یہ بات اصل میں یوتھیوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب معاملہ جناب یہ ہے کہ حامد میر نے ایک بہت بڑا الزام عائد کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اور نواز شریف کی گورنمنٹ کے اوپر بھی، جو رہی ہے پچھلی والی گورنمنٹ، یعنی جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ جو مسنگ بلوچ ہیں ان کی ایک لسٹ پرووائڈ کی جائے جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے یا ان کو رہا کر دیا جائے، یا جو مسنگ پرسنس کے طور پہ موجود ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے 50 لوگوں کی لسٹ دی اور اس کو اداروں نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور نواز شریف نے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کروا کے مار دیا، ان کو جان سے مروا دیا، اسی لیے وہ لوگ مظلوم ہیں اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بہت برے ہیں۔ بہت ہمت چاہیے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کے لیے جو کہ حامد میر نے بولی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہر طرف یہ کیمپین چل رہی ہے کہ حامد میر کو پاکستان چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، کیونکہ حامد میر اداروں کے خلاف جھوٹی یعنی کہ کیمپینز چلا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، اور حامد میر جو ہیں ان سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا الزام آپ نے ریاست کے اوپر لگایا ہے اس کا ثبوت دیجئے، اگر آپ ثبوت نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ کا بائیکاٹ کر کے یا آپ کو ملک بدر کر دینا چاہیے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ حامد میر کا ایک ویڈیو جو ہے وہ چل رہا ہے جس میں وہ کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ حامد میر کا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کو باڈی کسی اور کی نظر آئے گی اور اوپر فیس کسی اور کا۔ یہ اصل میں ایک استعارتن جو ہے وہ لگائی گئی، جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایڈیٹڈ ویڈیوز لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حامد میر نے جنرل فیض کے خلاف صحافیوں کے ایک مظاہرے میں تقریر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا اس وقت ان کے اوپر پابندی لگی تھی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فوج سے معافی مانگی تھی، اور اس وقت انہوں نے اپنا ایک معافی کا لیٹر بھی لکھا تھا، اور باقاعدہ طور پہ وہ معذرت جو ہے وہ راولپنڈی کے صحافیوں کی تنظیم نے اس پہ دستخط کر کے جو ہے وہ جمع کروایا تھا، اور اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ حامد میر جو ہیں وہ بہت بڑے رنگ باز ہیں اور حامد میر جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے۔ جی تو جناب یہ ہے اصل وجہ جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیمپین چل رہی ہے کہ حامد میر کو ملک بدر کر دینا چاہیے، اور وہ ہے تحریری معافی جس کا اصل معاملہ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اقرار الحسن جو ہیں یہ گئے لاہور کے ایئرپورٹ پہ، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ جو ہیں کیو کے اندر لگے ہوئے ہیں، لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور پھر اچانک وہاں پر کسی وی وی آئی پی کی موومنٹ ہوئی، اس وی وی آئی پی کو لائن میں نہیں لگایا گیا اور اسے وہاں سے ڈپارچر کرا دیا گیا۔
उसके बाद इकरारुल हसन के अंदर का एक यूथिया सहाफ़ी जागा और इकरारुल हसन ने वहाँ पर ऊंची ऊंची आवाज़ में अमले के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर दी और लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर सरेआम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई सरेआम यानी कि प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो लोग जो लाइनों में लगे हुए थे उनको उकसाने लग गए इकरारुल हसन और उनको ये कहने लग गए कि अगर ये शख्स यहाँ से डिपार्चर कर सकता है, यहाँ से निकल सकता है, तो तुम लोग गुलाम क्यों बने हुए हो, लाइनों में क्यों लगे हुए हो, तुम लोग भी यहाँ से निकल जाओ। मैं चाहती हूँ कि मैं वो वीडियो आपको जरा इकरारुल हसन का दिखाऊं। आप कौन है, कैसे लेके आए इनको बगैर पासपोर्ट कंट्रोल किया हुआ? इनके साथ वहां खड़े और आपको लेके आ गए यहाँ पे? कि पागल है यार, सारी इनकी बातों में उल्लू लिखा हुआ है। सारे काउंटर खुलवाए वरना कोई प्रोटोकॉल के काउंटर नहीं चलेगा यहाँ पे। जी जनाब, आपने देखा। ठीक है, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि अगर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं तो किसी एक भी वीआईपी को वहां से क्यों गुजारा गया। ठीक है जी, ये गलत बात है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इकरारुल हसन ने उस वक्त भी प्रोग्राम्स किए थे जब अलीमा आंटी उर्फ सलाई मशीनों वाली, जो कि इमरान खान की सगी बहन थी, वो भरे हुए एयरपोर्ट के बीच में से इसी तरह वीवीआईपी तरीके से जो है वो निकल जाती थी, तो उनके बारे में इन्होंने सरेआम के तौर पे कितने प्रोग्राम्स किए थे। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको अलीमा आंटी नजर आ रही हैं एयरपोर्ट से चलते हुए, आपको सामने नजर आ रहा है सब कुछ। उस वक्त क्यों नहीं इकरारुल हसन ने आवाज उठाई? यहाँ पर मेरा सवाल सिर्फ इकरारुल हसन से नहीं बल्कि उस वक्त के ARY से भी है कि जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक काले रंग की गाड़ी नजर आ रही है जिसमें से कुत्ता बाहर मुंह निकाल रहा है और पूरे अवाम को मुंह चिढ़ा रहा है कि जहां गरीब अवाम के पास खाना नहीं है, वहां पर ये उस वक्त के जो इमरान खान के दौर के जो गवर्नर थे इमरान इस्माइल, वो सरकारी गाड़ी लेकर निकलते हैं बाहर और सरकारी गाड़ी के पीछे सीट पे कुत्ता बिठा कर ले जाते हैं। और वो कुत्ता जो है उसकी वीडियो बन गई थी, लेकिन उस वक्त ARY को या इकरारुल हसन को क्यों याद नहीं आया कि इस कुत्ते के खिलाफ भी कैंपेन की जाए और उन खवातीन के बारे में भी कैंपेन की जाए जो इमरान खान के घर की खवातीन हैं और वो VVIP लाउंज में से बाहर निकल जाती हैं और किस तरह से बदतमीजी हो रही होती है। उस वक्त की कैंपेन क्यों नहीं चलाई थी जब इमरान खान खड़े थे और उनके पास एक गरीब औरत अपना मसला लेकर आई थी और उसको धक्के मार के उन्होंने वहां से निकलवा दिया था? और उस वक्त क्यों नहीं कैंपेन चलाई थी जब इमरान खान का जलसा हो रहा था और नीचे लोग मर रहे थे गर्मी से और प्यास से और वो गिर रहे थे नीचे को, लेकिन इमरान खान ने अपनी तकरीर तक रोकने की जहमत नहीं की थी? ये सवालात मैं आपके पास छोड़ रही हूँ, इनका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। और अब मैं आपके साथ एक और जो आज का लास्ट पॉइंट है वो शेयर करने जा रही हूँ। वो ये है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर उठ रहा है कि कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए गए इमरान खान के और फिर उसको मुस्तरद कर दिया गया, यानी कि इमरान खान को फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। तो मैं आपको बताऊं कि उनके अपने ही वकील ने दरअसल उनको मरवा दिया है। वो कैसे, वो सबूत मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन ज़रा ये सुन लीजिए कि इमरान खान के कागजात नामजदगी PTI ने कितनी मेहनत से मुस्तरद करवाए हैं, खुद जानबूझकर। मैं आपको बताती हूँ कि जो तजवीज़ कुनिंदा थे वो दूसरे थे और हल्का जो है वो उसमें दूसरा मेंशन कर दिया। तो जब आप कागजात नामजदगी ही गलत जो है वो भर रहे हैं, गलत तरीके से उसको आगे जमा करा रहे हैं, हल्का कोई और है, जमा कहीं और करा रहे हैं, तो क्या वो कागजात नामजदगी आपके जो है मुस्तरद होंगे या नहीं होंगे? ये मेरा आपसे सवाल है। और जब आप अपने उन लोगों को इलेक्शन में खड़ा करेंगे जो इश्तिहारी हैं और अभी तक वो अदालतों के अंदर पेश नहीं हो रहे और बाद में आप कहेंगे कि वो अंडरग्राउंड है और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, तो फिर आप किस तरह से गिला कर सकते हैं? ये जरा इनके वकील साहब की कहानी सुनिए जो खुद बता रहे हैं कि उनकी गलती से खान साहब के कागजात नामजदगी जो हैं वो फारिग हो गए और जेल में वो खुद जाकर खान साहब से मिले थे, वहां जाकर उन्होंने साइन करवाए थे और फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? सवाल ये पैदा होता है। सुनिए। राय मोहम्मद अली मेरा नाम है और मैं 20 तारीख को हम अडयाला जेल के कोर्ट समाअत के दौरान हमने फैसला किया कि खान साहब के हमने कागजात जमा कराने हैं और वहाँ मैंने एप्लीकेशन खुद ही फैसला किया? नहीं, ये खान साहब के मीटिंग के दौरान ये फैसला हुआ और वहाँ से हमने एप्लीकेशन अलाउ कराई। ठीक है। और उसके बाद हमने अगले दिन फार्म लिए, सुबह इस्लामाबाद से मैंने तकरीबन 6 फार्म लिए और उसके बाद मैं अडयाला जेल जब गया साइन करवाने के लिए तो उन्होंने सबसे पहले तो ये पूछते रहे कि हल्का कौन सा है। सबसे पहले तो ये पूछते रहे कि जेल जो अथॉरिटी है कि कौन से हल्के से जमा करवाने हैं, हल्का कौन सा है। उसके बाद जब अंदर फार्म उन्होंने मुझसे ले लिए कागजात सारे, जेल हुकाम ने लेके, और मुझे एक ऊपर कमरे में बिठा दिया, बंद कर दिया। बंद कर दिया या बिठा दिया? बंद करना ही है। जब मुझे नीचे आने नहीं देते थे, ना मुझे खान साहब से मिलवाने देते थे, क्योंकि मुझे पता था खान साहब से कहाँ दस्तखत कराने हैं। तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद फार्म वापस आए तो उसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग थी, कहीं सिग्नेचर नहीं थे, कहीं थे। तो मैंने वो पिन पॉइंट आउट किए। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा करवाते हैं। दोबारा करवाने के बाद
उसमें भी मिसिंग थी और मुझे तकरीबन 6:30 बजे रात इन्होंने हवाले किए जो नॉमिनेशन पेपर नॉमिनेशन पेपर थे, उसमें भी वो स्टैंप वगैरह सारी चीज़ें थी। उसमें तकरीबन 3 जो फॉर्म थे वो तकरीबन ठीक थे, जिनमें उसमें स्टैंप भी हुए थे और साइन भी कंप्लीट थे। तो 2 जो है ना वो मैंने भिजवा दिए मियाँ वाली और 1 इधर जमा करवा दिया। अच्छा, ये जो इधर वाला लाहौर वाला था, ये हल्का डिसाइड हो गया था कि अन्य 122? जी, ये उधर उस दिन डिसाइड हुआ था खान साहब के साथ। खान साहब के, हाँ जी, हल्का भी है ना खान साहब। खान साहब के साथ में उधर ये मुझे बताया गया जो पहले मतलब मीटिंग में कि ये इन हलकों में जमा करवाने हैं। जी तो जनाब ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। ये तमाम जो पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर किए हैं, इसके ऊपर आपने मुझे बताना है कि इमरान खान के जो असासे मंजर-ए-आम पर आए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उनके वकील ने जो उनको मरवाया उसके बारे में क्या ख्याल है, इकरारुल हसन का ये जो डांस आपने देखा जो आजकल उनको बड़ा याद आ रहा है और पिछले दौर में नहीं आता था, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। हामिद मीर को क्या मुल्क बदर वाकई किया जाना चाहिए, क्या इदारों को उनका एहतसाब करना चाहिए, जो कुछ वो कह रहे हैं, उन्होंने जो एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगाया है, जो उन्होंने गवर्नमेंट पे इल्ज़ाम लगाया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और आज की 2 खुशखबरियां रह गई हैं, वो अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।